नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है वो फिजिक्स की जो अनवरत क्लास चल रही है उसी का एक अगला पड़ाव है। कल मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये दो बातें कल मैंने आपको बताई थी, याद होगा बच्चों आपको। कब बताया था मैंने आपको? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा और क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इनके बारे में बताया था। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये था mgh। ये बातें कल हुई थी हमारी। ये जब बातें कल हुई थी हमारी तो आपको पता होना चाहिए 1/2 m इंटू वी स्क्वायर किसका सूत्र है? 1/2 m इंटू गतिज ऊर्जा का। अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना होती है। वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हमारी 1/4। कल हमारी बात हो चुकी थी। द्रव्यमान का प्रभाव भी वही पड़ता है। अगर द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, और आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ये कल हमारी बात हो चुकी थी इससे पहले वाली वीडियो में। अब 1/2 m इंटू वी स्क्वायर पर हमने सूत्र, कुछ फॉर्मूले भी कल, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, और आज फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूं इसके लिए। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और वस्तु में अपनी स्थिति, अपने आकार, अपने रूप में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसे बच्चों स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पत्थर, जैसे पहाड़ पर रखा पत्थर है ना, जैसे एक ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा, आप जब ना हथौड़ा जैसे जितना ऊपर उठाओगे तो उतनी उसकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी। जब हाइट बढ़ेगी तो ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब हम ऊपर ऐसे लाएंगे ना, हथौड़े को ऐसे मारते हैं, अब हथौड़ा आपने ऐसे लिया और ऐसे मार दिया, टक दिसी के, चोट लगेगी? नहीं लगी। जब हथौड़ा जितना पीछे ले जाओगे उतनी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी आपकी। जो ऊंचाई पर उठे हुए हथौड़े की एनर्जी भी कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, 20 मीटर से गिराई जाए या 10 मीटर से गिराई जाए, जब वस्तु ऊपर से गिरती है तो क्या होता है? जब वस्तु ऊपर से गिरती है तो बच्चों उसकी ऊंचाई धीरे धीरे क्या कम होती है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटेगी और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्यों बढ़ेगी उसकी? वो गतिज ऊर्जा इसलिए बढ़ेगी धीरे धीरे उसकी क्योंकि उसके वेग में हर सेकंड वृद्धि होगी। उसका त्वरण बढ़ेगा लगातार, तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? लगातार उसकी बढ़ेगी। बच्चों आपको पता होना चाहिए, देखो ये आपका, ये मैं आपको यहां समझा रहा हूं। गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन आया है कि एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से, कहां से? 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो क्या होता है? अगर ऊपर से गिराई जा रही है वस्तु, तो जब वस्तु धीरे धीरे नीचे आएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी आएगी और गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। किस बिंदु पर अधिकतम होगी? जहां वो टकराएगी, वहां पर क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। जहां से वस्तु गिरने शुरू हुई थी वहां उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम थी। अब एक बार एक क्वेश्चन आया है कि एक सेब है, कोई पेड़ है, सेब का पेड़ है, अब वो सेब जो है बच्चों यहां से नीचे गिरता है, तो जब वो सेब नीचे गिरता है उसकी में क्या होगा? उसमें एक अनुक्रम पूछा हुआ था। अगर सेब नीचे गिरता है बच्चों तो ध्यान रखिएगा आप, अगर सेब नीचे गिरता है तो क्या स्थिति होगी? देखो मैं आपको बता रहा हूं क्रम में। अगर सेब ऊपर से गिरता है तो सबसे पहले तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी?
गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज में। भाई ऊपर यहां था सेव, नीचे गिरा तो सेव यहां क्या अटका हुआ था? स्थिर था, है ना, उसकी स्थिति ऊर्जा थी। अब वो जब टूट गया, नीचे गिरा, तो उसकी स्थिति ऊर्जा किसमें बदली? गतिज ऊर्जा में बदल गई। गतिज ऊर्जा जब हवा में चलेगी तो ऊपर जब वो नीचे तक आएगा तो हवा के कणों से उसका संघर्ष होगा। वायु में जो कण स्थित हैं उससे उसका घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी? वायु की ऊष्मीय ऊर्जा। ध्यान रखना, वायु की ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब वायु की ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब वो नीचे तक आएगा, पृथ्वी पर टकराएगा, तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ध्वनि आएगी नहीं आएगी? जब ध्वनि आएगी बताइए, आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, तो ध्वनि ऊर्जा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि ऊर्जा। यानी जब कोई सेब ऊपर से गिरता है तो पहले कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। फिर कहां कन्वर्ट हुई? गतिज ऊर्जा में। फिर कहां कन्वर्ट हुई? ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा कहां से आ गई? वायु के घर्षण की वजह से। वायु के घर्षण की वजह से। यह हमें महसूस नहीं होती पर होती है। अब बाद में आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ध्वनि ऊर्जा। अगर यही सेब चांद पर नीचे गिरे, है ना, किसी ने क्वेश्चन आ चुका है कि चांद पर अगर बम फटेगा, चांद पर अगर बम फटता है तो सबसे पहली आवाज कहां आएगी? भारत में आएगी कि जहां चांद को मामा मानते हैं, अब मामा के यहां बम फूट गया तो बहन के यहां तो आवाज आएगी, पृथ्वी के यहां, है ना। तो भाई जब मामा का कुछ हो तो बहन तो के यहां तो आवाज आएगी आएगी। तो क्या आवाज पृथ्वी पर आएगी कि अमेरिका में जाएगी कि चीन में जाएगी कि कहीं नहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो मामा नहीं रहा। अब वहां जाकर लोग रहने लगे हैं। लोग नहीं मतलब वहां पर जाने के बाद अब लोग रहने की बात सोच रहे हैं, अब क्यों नहीं चंद्रमा पर जाकर। और हो सकता है कि आने वाले 100 साल के बाद चंद्रमा पर फ्लैट्स बनाए जाए, लोग वहां रहें। लेकिन वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जितना पृथ्वी के ऊपर है उतना वायुमंडल वहां नहीं है। जो वहां निर्वात की स्थिति है बच्चों, तो वहां की आवाज पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो वहां कुछ भी होगा, पृथ्वी पर उसकी आवाज नहीं आएगी कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। और अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात की स्थिति है। तो अगर चंद्रमा पर बम फटता भी है तो चंद्रमा पर हल्की सी आवाज आती भी है तो पृथ्वी पर तो आवाज आएगी ही नहीं, कि अंतरिक्ष में निर्वात की स्थिति है और निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तो एक सेब की होगी, जो सेब नीचे तक आएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, याद रहेगी बात। चलिए, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये पूछ रहा है किसी वस्तु का इधर कहां गया ये वाला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। गतिज ऊर्जा दे रखी, यानी काइनेटिक एनर्जी दे रखी। कितनी है ये? 120 जूल है, 120 जूल। और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। यानी m कितना दे रखा? 15 किलोग्राम, 15 केजी दे रखा। क्या निकालना है? वस्तु का वेग निकालना है, यानी v निकालना है। क्या निकालना है? v। कल मैंने आपको बताया था, सारे फॉर्मूले याद हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब हमें दे रखी क्या? काइनेटिक एनर्जी कितनी? 120। किसके बराबर है ये? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m भी दे रखा, m कितना है? 15। v क्या करना है? निकालना है ना। m क्या है भाई? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर में v निकालना है ना, तो v निकालना है। तो जब v निकालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? v इक्वल टू, तो सब लोग मैथ पढ़ते होंगे, 1/2 गुना कहां हो जाएगी? 120 में 12 दूनी 24, कितना हो गया? 240। क्या बचा? 15। ये किस में आ जाएगा? बटे में। 15 दूनी 30, कटेगा नहीं, किससे कटेगा ये?
काट लो किसको, क्या आंसर आएगा? 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16। कितना आ गया? v है ना, 1 बटा 2 m इंटू वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया? 16। तो v इजिकल टू 4 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर आ गया। सबसे पहले देख लो क्या दे रखा, फिर क्या निकालना है। क्या जो निकालना जो दे रखा है क्या हमारे सूत्र के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है अगर सूत्र के लिए तो दूसरा सूत्र निकालो, उससे निकल जाएगा। तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है? 120 जूल, 120 जूल रख दिया। किसके बराबर है वो गति ऊर्जा? क्या होती है? 1 बटा 2 m इंटू वी स्क्वायर। m दे रखा है, v निकालना है, तो v आराम से निकल गया। ठीक है बच्चों, तो v क्या होगा इसका? आराम से निकल गया। तो v आप देख लीजिए कैसे निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम ओ बड़ा करते हैं उसको, बड़ा 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड, कितना? 8 प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ ली। सीधा फॉर्मूला है 1 बटा 2 m इंटू वी स्क्वायर। 1 बटा 2 15 दे रखा है, कितना है? 8 का है, 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है? सेकंड है, तो 8 गुणा 8, 2 चौक 8, जो आएगा वो क्या होगा आपका? जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। 15 चौका 60, 60 गुणा 80, 8 संग 48, 480। क्या पूछ रहा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या? 480 जूल, 480 जूल। कुछ नहीं है, सीधे सीधे सवाल हैं, कुछ नहीं करना आपको। ये भी सीधा है। 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? देखिए बच्चों, अगर कभी ये पूछे, अगर कभी ये पूछता है कि एक वस्तु जो है, एक वस्तु जो है पृथ्वी तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाई गई। कहां पर? 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाई गई, और 20 मीटर पर ले जाने के बाद उस वस्तु को पुनः नीचे ले आई, उसी स्थान पर ले आई, तो किया गया कार्य शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। किया कार्य शून्य। क्या कार्य शून्य क्यों होगा? कि विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन शून्य होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगर वस्तु ऊपर ले गए और कहां ले वापस? वहीं ले। जब विस्थापन शून्य तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। लेकिन यहां क्या पूछ रहा? वो ऊर्जा पूछ रहा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? मेरे को बताया था, अगर कहीं खिंचाव हो, तनाव हो, और कहीं खिंचाव हो, तनाव हो, ऊंचाई हो, तो वहां कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m दे रखा 11, mg कितना मानते हैं? 10 मान लीजिए राउंड फिगर में, और h कितना? 6, 11 चिका 66, 660 जूल। बस ये करना है। और कार्य पूछे, कार्य भी ऊर्जा होती है, पर कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसमें शून्य नहीं होगा, क्यों? क्या कर रहा हो? एक 11 किलोग्राम की वस्तु भूमि से ऊंचाई पर हो तो वो वही है, ऊंचाई पर ही है, वो उसको वापस ले आएगा। अगर वो वापस ले आई जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक, चलिए एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई, कितना? 30 मीटर, 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा, थोड़ा सा घुमा दिया गया। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। गुरुत्व बल से अपनी ओर खींच रहा, जब अपनी ओर खींचेगा और वस्तु अपने खींचेगी और विस्थापित हो तो किया गया कार्य अधिकतम होता है, और अगर विपरीत हो तो किया गया कार्य बच्चों न्यूनतम होता है। तो कुछ नहीं करना है,
एम लगाना है, कितना, 1 है, एम कितना है, 1 है, जी आप जानते हो 10 दे रखा है, एच कितना है, 30 है, तो कितना हो जाएगा, 300 जूल, बस 300 जूल। ऐसे सीधे ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा गहराई वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आप केवल फिजिक्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो। सामान्य ज्ञान वाले क्वेश्चन ही आने हैं आपके, बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आने हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए 1-2 बार, आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसमें सब वैसी क्वेश्चन है, ठीक है। वही सेम 50 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु है, 6 मीटर ऊंचाई से पर निहित ऊर्जा क्या होगी, है ना, इसी तरह की ऊर्जा। चलिए अब हम नई चीज देखते हैं आज। देखो आज हम देखते हैं शक्ति, शक्ति यानी पावर, सामर्थ्य। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू किसी वस्तु द्वारा कितने समय में कितना कार्य किया जाता है, उसे उस वस्तु की क्षमता कहते हैं। P इक्वल टू W/T, W/T, यहां कह लीजिए जूल प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है। इसका एक मात्रक बच्चों वाट भी होता है। क्या होता है, वाट। किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, ठीक है ना। तो कार्य करने की दर क्या है, ये है बच्चों वाट, इसका मात्रक है, किसका, पुट, इसका पावर का। जो मशीनी ऊर्जा होती है, जो मशीनी होती है उसको बच्चों हम एचपी में नापते हैं, हॉर्स पावर में। वो 746 वाट के बराबर होती है। आपने कभी देखा ना, अब 2 हॉर्स पावर का मोटर, 10 हॉर्स पावर का मोटर, ऐसे 20 हॉर्स पावर का मोटर, तो हॉर्स पावर ना वाट में है, इससे मल्टीप्लाई कर लो उसको, वो इतने वाट के बराबर होगी। यानी 2 हॉर्स पावर, इसका डबल वाट की क्षमता, उसमें जो क्षमता होगी इससे डबल होगी कार्य करने की। 20 वाट, देखिए कितने वाट, 20 हॉर्स पावर का मतलब कितना होगा, कितने किलोवाट की होगी, है ना बच्चों। तो ये वाट होती है मशीन के कार्य करने की शक्ति। जब पता है 12 में हम लगाते हैं मोटर नीचे, अब भाई इतना मोटर होगा, इतने हमारे 20 पावर का है, तो 20 पावर मतलब होता है 20 हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो 20 हॉर्स पावर कितना, 20 से गुणा कर लो, कितनी शक्ति बैठेगी उसकी। तो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर। कोई वस्तु पर सेकंड में कितना कार्य करती है, उसके अनुपात को हम शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, या इसका एक मात्रक वाट भी होता है। अगर हम देखो वाट है, अगर हम किलोवाट की बात करें, 1 किलो वाट की बात करें, तो 10 की पावर 3 यानी 1000 वाट हो जाएगा। कितना जगह, 1000 वाट, 1000 वाट के बराबर हो गया, या कह लो जूल के बराबर हो गया। अब जो देखो एक आता है इसमें 1000 वाट, यानी 1000 वाट किसके बराबर हो गया, 1 जूल के बराबर हो गया। 1 मिनट में ये देखता हूं अभी। तो और पांच तो हो गया था 1 किलोवाट, ये 1000 वाट के बराबर हो गया। अगर मैं कहूं 1 किलो वाट घंटा, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट गुणा घंटा बराबर 1000 गुणा कितना घंटा, अगर चेक करो 3600 सेकेंड, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। अगर कितना जगह फिर ये हो जाएगा 1000 के बाद कितना जगह, इसके बाद देखिए यह जगह 36 गुणा 1 2 3 4 5 5। अगर हम 3.6 कर लें और 10 की पावर 6 कर दें, 10 की पावर 6 वाट,
या जूल, 10 की पावर ये जूल भी बोलते हैं इसको। या एक चीज और लिखते हैं इसको, धन्ना 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल, ये 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का सूत्र है बच्चों। 3.6 मेगा जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट, इतनी ऊर्जा होती है। बोलते ना 1 किलोवाट का कनेक्शन है हमारे यहाँ, हमारे 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो ये कार्य करने की इसकी इतनी क्षमता होती है, इतना काम करता है, इतना लोड उठा सकता है वो मीटर। तो 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, किलोवाट घंटा बोलते हैं इसको, किलोवाट घंटा, तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होती है। कल को जो हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों वो इसी पर करेंगे, किलोवाट घंटा पर। किलोवाट घंटे वाले न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो ये पूछता है कि यदि 10 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो कितनी यूनिट फूकेगा। क्योंकि 1 किलोवाट को हम ना जैसे ये इसको 1 यूनिट के बराबर मानते हैं, तो अगर 10 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो कितनी यूनिट फूकेगा, कितनी यूनिट खर्च करेगा, कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, वो किलोवाट घंटे से निकालते हैं। उसके हम न्यूमेरिकल कल करेंगे बच्चों। ये न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, किलोवाट घंटा वाले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। कल को हम ये न्यूमेरिकल करेंगे पहले, और फिर हम उसके बाद आपका शुरू करते हैं जिसे कोणीय वेग है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले, हाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम, और फिर उत्तोलक, उत्तोलक प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ये वाली क्लास उत्तोलक की क्लास अलग रहेगी। कल को केवल किलोवाट घंटा वाले न्यूमेरिकल होंगे, और जो बाकी कुछ इसके जो है बस ये कल को तो। और थोड़ा सा एक जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है ना ऊर्जा नष्ट होती है। हम इस ब्रह्मांड में, बच्चों ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीजें सत्य हैं, मैं हमेशा बोलता हूं और आप भी जानते होंगे। इस ब्रह्मांड में 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं है, एक द्रव्यमान और दूसरी ऊर्जा, सब कुछ यही है बच्चों, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो रही है, द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, बस यही हो रहा है। जब ब्रह्मांड बना था, जो उसमें जितनी ऊर्जा उस समय थी, उसमें आज भी उतनी ही ऊर्जा निहित है, बस उस ऊर्जा का रूप क्या हुआ, धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ठीक ना, उसका क्या रूप, ऊर्जा का रूप बदल रहा है, रूप बदलना, रूप परिवर्तन। हम क्या बोलते हैं कि स्थिति ऊर्जा गतिज में बदल ली, गतिज बदल ली, ध्वनि में बदल ली, तो ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। जैसे हम बोलते हैं डायनामा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में। बांसुरी क्या करती है, बांसुरी मांसपेशीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जितना हम उस पर लगाएंगे, फूंक मारेंगे, मांसपेशी स्ट्रांग होंगी, तो मांसपेशीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार गिटार बजाते हैं, गिटार क्या कर रहे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कहां से आई, यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो दोनों चला रहे हम, गति भी तो है ना, गति कम कर दो तो ध्वनि कम हो जाएगी, तो स्थितिज भी है और क्या है, गतिज ऊर्जा भी है, तो बन गई यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक किसे बदल रही, ध्वनि में बदल रही। कौन, गिटार सितार ये सब क्या करते हैं, यांत्रिक को ध्वनि में बदलते हैं। ठीक, बाकी सब जानते हो बल्ब क्या करता है, मोमबत्ती क्या करती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गिटार, हारमोनियम ये याद रखिए, बांसुरी ये याद रखिए, ठीक है ना, ये क्या करती हैं। तो कल के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।